Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will take revision of problem solving using C programming जो subject है उसकी हम revision लेंगे first three chapter की. Okay, in this lecture we will take revision of first three chapter. First chapter is problem solving aspects. Second chapter is C fundamental and third chapter is control structure. जो कि मैंने सारे के सारे चैप्टर के वीडियोस YouTube पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो पहले देख लो क्योंकि वो एकदम डिटेल वीडियो है. और यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट मतलब ये रिवीजन है इसलिए इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा. ओके, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है. आप नोटबुक आपके जो नोट्स होंगे वो पेन वगैरह पेंसिल लेके बैठ जाना. ओके, क्योंकि आधे घंटे तक लेक्चर चलने वाला है, आधे या 45 मिनट जितना होगा उतना. मैं फिक्स टाइम नहीं बता सकता अभी रिवीजन में कितना टाइम लगता है. जो मैंने वीडियोस में स्लाइड्स दिखाए ना उसी स्लाइड्स पे हम रिवीजन करेंगे मतलब उसके ऊपर ही, लेकिन थोड़ा फास्ट चलेंगे. जैसा डिटेल पढ़ा है वैसा यहाँ पे डिटेल नहीं होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट चैप्टर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स. वेट, आई विल सिलेक्ट पेन. ओके, फर्स्ट chapter number 1 is problem solving aspects. Okay, so first one is what is mean by problem. When we making a program we should know well defined program. In computer programming the problem is a task to be performed. मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या, जब हम प्रोग्राम डिफाइन करते तो हमें प्रोग्राम पता होना चाहिए. इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रॉब्लम इज अ टास्क टू बी परफॉर्म. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम इज टास्क होता है. मतलब प्रॉब्लम मतलब हमें एक टास्क दिया जाता है कि आपको ये परफॉर्म करना है. ओके ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम. फॉलोइंग आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स. ओके, आपको ये स्टेप्स याद रखने. क्रिएट इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, चेक दैट यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन राइट वे, refine the problem statement, scale the problem. Okay, okay, there are two ways to define and solve problem solve करने के कितने ways है, two ways है. Okay, first one is algorithm and second one is flowchart. Okay, so what is algorithm? An algorithm is a finite set of sequential instruction to complete a task whereas instruction are written in simple language. Okay, algorithm मतलब क्या, algorithm एक finite set है सबसे पहले तो. और किसका फाइनाइट सेट है, सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन. ओके, अल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट अ टास्क वेयर एज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा हार्ड लेवल की लैंग्वेज में नहीं होते, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए होते. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्गोरिथम, फर्स्ट वन इज फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, इनपुट एंड आउटपुट. मैं एकदम फास्टली इसे एक्सप्लेन करता हूँ अभी. ओके, फाइनाइटनेस मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग अल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट. फाइनाइट मतलब क्या, एकदम नाम से ही आप कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हो. फाइनाइट मतलब क्या, जो अल्गोरिथम में स्टेप होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नहीं होते. ओके, देन डिफाइनेटनेस, डिफाइनेटनेस मतलब क्या, ईच स्टेप ऑफ अल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. मतलब यूनिक नहीं होती और स्टेप क्या होती है, क्लियर होते हैं. ओके, थर्ड वन इज इफेक्टिवनेस, एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड इसेंशियल. इनपुट, द अल्गोरिथम मस्ट हैव जीरो और मोर इनपुट. अल्गोरिथम में इनपुट जरूरी है. देन आउटपुट, एंड अल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट. एक आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट आना ही चाहिए, तभी अल्गोरिथम को मतलब है. या अगर आउटपुट नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं. ओके, देन अभी अल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, राइट एन अल्गोरिथम, क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट एन अल्गोरिथम टू फाइंड एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स. तो सबसे पहले आपको अभी याद आ रहा होगा धीरे धीरे हमने क्या क्या पढ़ा है. ओके, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन चल रही है. ओके, स्टेप 1 इज स्टार्ट, स्टेप 2 इज रीड ए, स्टेप 3 इज रीड बी, step 4 is read C, then step 5 is find addition D is equal to A plus B plus C, then print D, print addition D, then last one is stop. Okay, याद आ रहा है धीरे धीरे, हमने लास्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने ये पढ़ाया था. ओके, अभी आपको याद आ रहा होगा क्योंकि आपने बीच में स्टडी तो किया नहीं, आप सीधे जो जो लेक्चर आ रहे हो वो देख के जा रहे हो, आपने रिवीजन तो की नहीं बीच में कभी, इसलिए अभी यहाँ पे ध्यान दो. ओके, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं इंटरनल, मतलब इनसेम के बहुत सारे बच्चों के पेपर्स, कुछ बच्चों का चालू हुए, कुछ बच्चों के एक वन के क्या बोलते 1 सितंबर से या फिर 25 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर से. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देन सेकंड क्वेश्चन इज राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. स्टेप 1 स्टार्ट, then हम read radius r, then find area is equal to 3.14 into r into r. Okay, then step 4 is print area, then step 5 is stop. अल्गोरिथम एकदम बेसिक है. पहले आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, मतलब हमें स्टार्ट करना है प्रोग्राम, देन हमें रीड करना है,
देन फाइंड करना है, देन प्रिंट करना है और स्टॉप। ओके, इतना याद रखो सिर्फ। रीड में फिर दो और तीन कंडीशन आ सकते हैं, मतलब रीड ए एंड बी अगर एडिशन हुई तो इस तरह से। देखो यहाँ पे भी वही है, राइट एन अल्गोरिदम टू फाइंड सबट्रैक्शन ऑफ थ्री नंबर। हमने एडिशन ऑफ थ्री नंबर देखी, आप सबट्रैक्शन ऑफ थ्री नंबर कर लो। राइट एन अल्गोरिदम टू फाइंड डिवीजन ऑफ टू नंबर, आपके सामने अल्गोरिदम ऑलरेडी है, मैं अभी हर एक अल्गोरिदम नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अल्गोरिदम के एग्जांपल्स हम ये छोड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे। अभी हम सीधा फ्लो चार्ट पे आते। ओके, फ्लो चार्ट इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्गोरिदम। अभी पिक्टोरियल मतलब क्या, इन फॉर्म ऑफ शेप्स और पिक्चर। ओके, सो जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज एज फ्लो चार्ट। ओके, नीचे जो आपको अभी सिंबल्स दिखेंगे वन बाय वन, वो अल्गोरिदम फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। सो स्टार्ट के लिए कैसा सिंबल होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टॉप के लिए भी वही सिंबल होता है। ओके, इस तरह से। देन यूजेस, अभी इस सिंबल का यूजेस देखो। द सिंबल इज यूज टू स्टार्ट फ्लो चार्ट एज वेल एज स्टॉप फ्लो चार्ट। एकदम इजी है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। देन सेकंड वन इज इनपुट एंड आउटपुट। अभी इनपुट के लिए ये सिंबल देखो, ऐसा वाला। ओके, यूजेस देखो, दिस सिंबल इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। दिस सिंबल इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। थर्ड वन इज प्रोसेस। प्रोसेस का सिंबल देखो आपके सामने। दिस सिंबल इज यूज टू मेंशन एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देन ऑपरेशन एंड डाटा ट्रांसफर टास्क, ये सिंबल एएलयू और ऑपरेशन एंड डाटा ट्रांसफर टास्क के लिए यूज होता है। देन डिसीजन, डिसीजन मतलब क्या, इफ एल्स। आपको तो पता है, हमने अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत सारे इफ एल्स के प्रोग्राम लिए। ओके, मतलब ट्रू है या फिर फॉल्स। दिस इज सिंबल फॉर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। दिस सिंबल इज यूज फॉर कंडीशनल प्रोसेस और स्टेटमेंट। देन फ्लो लाइन्स एरोज, दिस सिंबल इज यूज फॉर इंडिकेट फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट। देन लूप, this is symbol for loop. This symbol indicate finite loop. Then connector, this symbol used to connecting flow lines from different places. मतलब सपोज आपका प्रोग्राम अभी एक पेज पे आधा आया है और आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, मतलब ऐसा ही दो पेज है, सपोज ये दो पेज हुए, यहाँ तक आपने प्रोग्राम लिखा, अभी आपको यहाँ से शुरू करना है, तो आप ये कनेक्टर का यूज करके प्रोग्राम यहाँ से शुरू कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप कनेक्टर का सिंबल दो, यहाँ पे दो, और प्रोग्राम आपका फिर से उस पेज पे कंटिन्यू। ओके, इस तरह से। देन ब्लॉक, दिस सिंबल इंडिकेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और बॉडी ऑफ लूप। ऑलरेडी पढ़ा है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। देन 10 नंबर इज मॉड्यूल सेल। दिस सिंबल इज यूज फॉर कॉलिंग द फंक्शन। देन एग्जांपल देखो, अभी ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट हेलो FYBCS मैसेज। हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो FYBCS मैसेज प्रिंट करना है। ये अल्गोरिदम हुआ स्टार्ट प्रिंट स्टॉप। देन अभी फ्लो चार्ट के इसमें देखो, मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। ओके, देखो फर्स्ट वन इज स्टार्ट। देन हमने स्टार्ट का सिंबल देखो कैसे, देन हमने प्रिंट का सिंबल डाला, प्रिंट हेलो FYBCS। देन स्टॉप का सिंबल आप देखो कैसे। ओके, इस तरह से आपको ये परफॉर्म करनी। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एडिशन ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे एल्गोरिदम लिखा है, इसका कुछ इतना नहीं है, अभी हमने एल्गोरिदम देखा ही है और पहले पढ़ा भी है। ओके, स्टार्ट, देन रीड ए एंड बी का सिंबल देखो, देन एडिशन मतलब प्रोसेस का सिंबल देखो, देन प्रिंट का सिंबल देखो। प्रिंट एंड रीड का सिंबल सेम है। ओके, देन स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल भी सेम है। ओके, ओके, अभी ये सारे आप एग्जाम्पल देख लो। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही है और थोड़े से डेफिनेशंस और टॉपिक है। ओके, हमने एल्गोरिदम देखा, फ्लो चार्ट देखा। अभी हम करते हैं टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये टॉपिक क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम 1G बोलते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसको हम 2G बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम 3G बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जो थ्री है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज, और ये दोनों जो है वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, यानी LLL, लो लेवल लैंग्वेज। और जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, ओके, फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज। दिस इज लो लेवल लैंग्वेज। दिस यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम लैंग्वेज, 0 और 1, बाइनरी में 0 1 होता है, आपको पता है। दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड टू कंप्यूटर। Okay, this program are difficult to understand. This is machine dependent language. ये क्या है, machine dependent language. Second one is assembly level language. This is low level language. This is machine dependent.
इट यूजेस निमोनिक्स और सिंबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मूवमेंट एक्सेट्रा। ओके, ये मूवमेंट नहीं शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किसका सिंबल है। जब आप सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सेट्रा लिख देना, मैं आपको इसका बताता हूँ आगे क्या है। निमोनिक से शायद ये मूव। ओके, देन प्रोग्राम्स आर रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर रिक्वायर्ड असेंबलर टू ट्रांसलेट असेंबली टू मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, कंप्यूटर को असेंबलर चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज में देखो, दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच with each having their own rules. Okay, it consists of two translators. First one is interpreter and compiler. अभी interpreter क्या कहता है देखो, it is translator that translate high level language, मतलब HLL code to machine level language, मतलब high level language को ट्रांसलेट किस में करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। दिस इज वर्क ऑफ इंटरप्रेटर। देन इट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन कोड, ये क्या एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन कोड। देन सेकंड वन इज कंपाइलर, इट इज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ये क्या वर्क करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, फॉरट्रान, फॉरट्रान मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेटर, देन पास्कल, बेसिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, okay, fourth one is fourth generation language. This is machine independent language. It is easy to understand. Then fifth one is fifth generation language. This is used to develop AI tools. It is machine independent. It easy to understand. सारे एक एक दो दो पॉइंट याद रखो, इतना कुछ आता नहीं एग्जाम में इसके ऊपर। सिर्फ आपको ऐसा आ सकता है, जनरेशन राइट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज 1 और 2 मार्क्स के लिए आपको ये 5 और 5 के 5 लैंग्वेज लिखने, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट द जनरेशन ऑफ राइट द टाइप ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन इट। तो सारे आपको लिख के पांचों के पांचों एक्सप्लेन करने। ओके, यहाँ से आप देख लो, लर्न कर लो या समझ लो, लर्न मत करो, मतलब ऐसा रट्टा वगैरह मत मारो, क्योंकि रट्टा मारा हुआ ज्यादा दिन याद नहीं रहता और आप समझता भी नहीं, इसलिए स्ट्रेस भी बढ़ता है, इसलिए समझ लो आप। ओके, एकदम इजी है। देन देयर आर सम डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज एडिटर, एडिटर इज यूज्ड टू टाइप एंड एडिट द प्रोग्राम। देन लिंकर, linker is responsible to linking the different function in the program. Okay, then loader, loader loads the binary files from the memory and it is executed by process. Okay, these are definitions. Okay, यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड भी हो गया। देख सकते हो कितना इजीली मैंने, कितने स्लाइड्स हुए, 31 स्लाइड्स हुए सिर्फ। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए सिर्फ। हमने पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखी, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखे, देन टू वेज टू डिफाइन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके देखे। फर्स्ट अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, देन अल्गोरिदम की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्गोरिदम, देन अल्गोरिदम कैसे राइट करते हैं उसके एग्जांपल देखे। ओके, नेक्स्ट हमने देखा फ्लो चार्ट, उसकी डेफिनेशन, देन फ्लो चार्ट की सिंबल देखे, देन उसके एग्जांपल देखे। ओके, इस तरह से देन हमने क्या देखा यहाँ पे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, उसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन देखे, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया। देन हमने हाई लेवल लैंग्वेज में 2 ट्रांसलेटर देखे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, देन उसके डेफिनेशंस एग्जांपल देखे। देन हमने एडिटर, लिंकर, लोडर, इसके डेफिनेशन देखी। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। यानी फर्स्ट चैप्टर को रिवीजन करने में कितना टाइम लगा, हार्डली 8 to 9 मिनट का लेक्चर हुआ था अभी तक। ओके, सो आप देख लेना, मतलब कितना आसान है। अगर आपने पहले ध्यान से लेक्चर किया है ना, तो आपको अभी फास्ट टू फास्ट समझ में आ जाएगा और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। बढ़ते अभी सेकंड चैप्टर की तरफ। सो क्या है सेकंड चैप्टर, आपके सामने दिख रहा होगा, सी फंडामेंटल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अभी यहाँ पे ये डायग्राम आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। आपको इसे, हाँ, अभी आपको क्लियरली दिख रही होगी। फर्स्ट वन इज अलगोल 60 इंटरनेशनल कमिटी, मतलब सी के पहले फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी, अलगोल 60 इंटरनेशनल कमिटी ने डेवलप की थी। देन उसके बाद सीपीएल, कैम्ब्रिज एंड लंदन यूनिवर्सिटी में 1963 में सीपीएल लैंग्वेज डेवलप हुई थी। देन बीसीपीएल, बीसीपीएल लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1967 में डेवलप हुई थी। देन बी, केन थॉमसन एट बेल लैब्स इन 1970। देन सी लैंग्वेज डेवलप हुई, डेनिस रिची, एटी एंड टी बेल लैब्स
1972। ओके, आप इसको याद रखो, मैं जिसको जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप उसकी तरफ ध्यान दो। अभी आपको इसमें से ज्यादा कुछ मेरे हिसाब से आ तो नहीं सकता। आपको क्या पूछेंगे, हु डेवलप सी लैंग्वेज एंड वेयर इट डेवलप। ओके, मतलब सी लैंग्वेज कहा, किसने डेवलप की, कहाँ पे और कौन से साल में। तो आपको याद रखना है सी लैंग्वेज किसने डेवलप की, डेनिस रिची। और क्या पे, या एटी एट नहीं है, एटी एंड टी बेल लैब्स, आपको ऐसा लिखना है कहाँ पे डेवलप हुई, एटी एंड टी बेल लैब्स इन 1972। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी लैंग्वेज डेनिस रिची, इन्होंने डेवलप की कहाँ पे, एटी एंड टी बेल लैब्स इन 1972। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में कुछ इतना पूछा नहीं जाएगा का, मतलब जो हिस्ट्री इसी लैंग्वेज उसके ऊपर इतने क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ किसने डेवलप किया और कहाँ पे वगैरह वगैरह, आप इतना ध्यान नहीं रखना। इन 1960 a number of computer language were used for various purposes, that means COBOL for commercial application and Fortran मतलब formula translator for engineering and scientific application। मतलब बिफोर सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के पहले अलग अलग लैंग्वेज होती थी, मतलब इंजीनियरिंग के लिए अलग, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए अलग, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए अलग। फिर ऐसे तो नहीं, मतलब हर एक मतलब क्या, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लैंग्वेज तो हम यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो सारे डिपार्टमेंट यूज कर सके, इसलिए किसको ढूंढा गया, सी लैंग्वेज, मतलब फाइंड, मतलब तब सी लैंग्वेज ढूंढी गई। ओके, बट देयर वॉज अ नीड ऑफ, वही मैंने आपको बताया वही अभी इंग्लिश में, but there was a need of single language which can be used to develop all types of application instead of using different language for different applications, so that international committee was set to develop such language। तो इंटरनेशनल कमिटी ने क्या डिसाइड किया कि हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो सारे जो एप्लीकेशन है उसके लिए काम में आ सके। तो वहां से सी लैंग्वेज का आविष्कार, मतलब क्या हुआ, सी लैंग्वेज निर्माण हुई। इन मराठी सी लैंग्वेज शोधली गेली। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इतना कुछ नहीं है, मतलब इसमें वही टॉपिक है जो हमने फ्लो चार्ट में देखे पहले। फ्लो चार्ट मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब फर्स्ट चैप्टर का, ये फ्लो चार्ट में बोल रहा हूँ। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। वह ये क्वेश्चन आप याद रखो, हाईलाइट कर लो इसे। सी इज मिडल लेवल लैंग्वेज, जस्टिफाई। आपको लिखना है यस इट इज ट्रू, सी इज मिडल लेवल लैंग्वेज। जस्टिफाई क्यों, तो लिखना है सी प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ बोथ लैंग्वेज। सी क्या प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज ऑफ बोथ लैंग्वेज, यानी कि एलएलएल मतलब लो लेवल लैंग्वेज एंड एचएलएल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज C is high level language because syntax of high level language is designed to write the code for software generation. Okay. Second one is C also support low level programming such as bitwise operator. The logic of bitwise operator totally depend on 0 and 1 यानी binary. So that C is middle level language. हार्डली 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वाई सी इज मिडल लेवल लैंग्वेज एंड जस्टिफाई। ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। आपको ये याद रखने, मतलब शॉर्ट में आप याद रखो, सी इज जनरल पर्पज स्ट्रक्चर लैंग्वेज, दैट मीन्स सी हैज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कीवर्ड्स, ऑपरेटर एक्सेट्रा। सी एक जनरल लैंग्वेज है, लेकिन उसमें क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, कीवर्ड्स भी है, ऑपरेटर्स भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सेकंड वन इज सी इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको पता है सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना इजी है। C is compatible language. C has rich set of built-in function. C provides variety of data types like operators, functions. C has 32 keywords और C में only 32 keywords है। C support pointers. C provides dynamic memory allocation. ये सारे C के एडवांटेजेस है। ओके, देखो कितने सारे एडवांटेज है C के। देन ओके, आगे सी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी सी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ सोर्स कोड इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट क्रिएट सोर्स कोड यूजिंग एनी टाइप ऑफ एडिटर। एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर, हमें पहले सोर्स कोड क्रिएट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर। आप विंडोज में नोटपैड का भी यूज कर सकते हो। सेकंड वन इज कंपाइलिंग दो सोर्स कोड, फिर हमें कंपाइल करना पड़ता है। द प्रोग्राम कैन बी कंपाइल यूजिंग जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। The command gcc translates C language into executable file। Suppose हमने कोड टाइप किया, अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में कोड टाइप करते हैं ऊपर, फिर नीचे हम टर्मिनल ओपन करते हैं, फिर उसमें क्या डालते हैं, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। तो जीसीसी क्या वर्क करता है, सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। ओके, सो इसलिए हमें कंपाइलिंग द सोर्स कोड करना जरूरी है।
Then linking the source code, the compiler compile only one program while the linker link output of compiler to library file. Okay, इस तरह से. Then running the executable file, to run executable file ./a.out is used. अभी आप सोचोगे हम ./a.exe डालते, ऐसा क्यों? तो जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें आपको क्या डालना है, ./a.out. लाइनक्स मतलब उबंटू या फिर लाइनक्स, ./a.out वहां पे आपको डालना है टर्मिनल में. लेकिन विंडोज, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको अभी, आप तो लेटेस्ट जनरेशन के बच्चों, आपको तो पता होगा विंडोज, लाइनक्स, उबंटू ये सारे क्या है. तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड में जो कोड परफॉर्म करते हैं तो हम टर्मिनल में क्या डालते हैं, क्या डालते हैं बोलो, याद है आपको, ./a.exe. तो क्या डालते हैं, सिर्फ आउट की जगह exe डालो. ओके, इतना याद रखो. ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर सेक्शन. मैं इसका इतना डीप में नहीं जाता, आप सिर्फ मैं आपको कमेंट की डेफिनेशन बताता हूँ, जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैं बताता हूँ. कमेंट्स आर यूज इन द प्रोग्राम टू इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर, दे आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर. आपको लिखना है, आपको अगर आया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कमेंट, तो आपको लिखना है कमेंट के बारे में. ओके, लिंकर सेक्शन, लिंक सेक्शन देखो. इट कंसिस्ट ऑफ preprocessor directives which link the compiler to the standard library function. We include different predefined standard library function in our C program, and all these different library function available in different standard header files. So what are different standard header files? First one is hash include st. यहाँ पे stu नहीं है, sorry, wait, I will clear it, just wait for me. यहाँ पे क्या है, कहाँ पे गया वो, हाँ यहाँ पे stdio है ओनली. ओके वेट, पिछली बार भी गलत हुआ था, मैं भूल गया था उससे क्लियर करना. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर फाइल कौन सी है, हैश इंक्लूड stdio.h, उसमें printf, scanf, getS ये फंक्शन आते. देन सेकंड वन इज इंक्लूड math.h, उसमें पावर, स्क्वायर रूट, साइन, मतलब सारे मैथ के फंक्शन आते. देन डेफिनेशन सेक्शन, इट इज ऑप्शनल एंड डिफाइंड ऑल सिंबॉलिक कांस्टेंट. इसका डेफिनेशन सेक्शन का इतना कुछ नहीं, ग्लोबल भी नहीं, मेन फंक्शन भी नहीं, आप ये पढ़ लो सिर्फ थ्योरी. ओके, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट तो आपको पता है, हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हो वॉइड मेन के बाद करली ब्रैकेट से ओपन करते हैं और लास्ट में करली ब्रैकेट से ही क्लोज करते हैं, यानी कि एल्गोरिदम में स्टार्ट और स्टॉप. सी प्रोग्राम में कंटेन जीरो और मोर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट, आपको पता है. ओके, अभी सी टोकन्स के बारे में पढ़ते हैं. टोकन्स, स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. अगर आपको पूछा गया व्हाट इज मीन बाय टोकन या फिर डिफाइन टोकन, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. तो याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. द कंपाइलर रिकॉग्नाइज देम फॉर बिल्डिंग ऑफ एक्सप्रेशंस. ओके, then character set, characters are used to write token. These characters are defined by the unicode set. Okay, the character set include digit, special character, letter and white spaces. ओके, तो लेटर में क्या है, अपर केस, लोअर केस, ए टू जेड. देन डिजिट में 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर में सिंबल सारे, यानी पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क नहीं बोल सकते, सिंबल्स. ओके, और व्हाइट स्पेसेस में आपको तो पता है, खाली स्पेस जो हम दो वर्ड के बीच में देते हैं. ओके, आगे बढ़ते. अभी ये सी टोकन की डायग्राम आपके पास होगी शायद, मुझे नहीं पता आपने नोट्स लिखे या फिर नहीं. आप डायग्राम ऑब्जर्व करो. ओके, सी टोकन्स में कीवर्ड्स, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर, फिर उसमें सारे टाइप्स है. कीवर्ड्स में आइडेंटिफायर, वेरिएबल, फाइल नेम, फंक्शन नेम. कांस्टेंट में स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट. अगेन न्यूमेरिक कांस्टेंट 2 टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट. अगेन इंटीजर 3 टाइप, ऑक्टल, हेक्स और डेसिमल. देन स्पेशल सिंबल में स्पेशल सिंबल में कुछ नहीं. देन ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यूनरी. ओके, देन कंडीशनल. इतने सारे ऑपरेटर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी एक के हर एक के बारे में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ. कीवर्ड्स, सो देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज. मैंने आपकी अभी भी हमने देखा और अभी भी बता रहा हूँ, मतलब जो एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज थे उसमें भी हमने देखा देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स. अभी भी बता रहा हूँ कीवर्ड्स में देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज.
Keywords has a specific meaning and we cannot use them as an identifier. All keywords are written in lowercase. सारे के सारे keywords कैसे होते हैं? Lowercase यानी small letters में. Keywords are also called as reserved words. Okay, these are 32 keywords. Okay, in front of you. आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी करो. Identifier. They are used for naming variable, function and files. Alphabet, digit, underscore, dollar signs are used for giving identifiers name. Identifier must not begin with digit. Identifier लिखते वक्त वो digit से शुरू नहीं होता. Okay? For identifier, first character must be letter or alphabet. Identifier may also begin with underscore. Identifier underscore से शुरू हो सकता है. C identifier are case sensitive. That means upper and lower case alphabets are different. Keywords or reserved words are not used as identifier. Examples A1 1A आपने ले सकते क्योंकि आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं होता. देन रोल नंबर के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर दे सकते. देन अंडरस्कोर ABC. Next one is variable. A variable is an identifier that is used to store data value. It is symbolic name assigned to memory location where data is stored. For example, integer ABC क्या हुए? Variable declaration. Okay? आगे आते. Constant के बारे में आप पढ़ लो. ओके. देन इंटीजर कांस्टेंट के टाइप देखो. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, आस्की वैल्यू. ये मेन टॉपिक है. आस्की वैल्यू के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज आस्की वैल्यू. सपोज अभी आप देख रहे होगे हम कीबोर्ड पे ए प्रेस करते तो ए आ जाता है, बी प्रेस करते तो बी आ जाता है. तो वो कैसे आता है? उसके लिए कुछ तो कंप्यूटर में वैल्यू फिक्स है. मतलब ए की 65, बी की 66, तो हम वो दबाते तो वो आ जाता है. इसलिए कंप्यूटर में आस्की वैल्यू होते. ओके, आस्की वैल्यू मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके, तो आस्की वैल्यू का फॉर्मेट देखो. अपर केस में ए टू जेड मतलब कैपिटल ए टू जेड के लिए 65 टू 90, लोअर केस में ए टू जेड 97 टू 122 और 0 टू 9 में 48 टू 57. देन नेक्स्ट टॉपिक इज बैकस्लैश कैरेक्टर एंड एस्केप सीक्वेंस. Escape sequence are used in output function. An escape sequence always begin with backslash and it is followed by a character. Okay. Then these are escape sequence and their meaning. Okay. This is table for escape sequence and their meaning. आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. अभी मैं एक एक बताने गया ना, बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मैं आप यहाँ से पढ़ लो या फिर आप पहले के लेक्चर देख लो, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है. Then data type. There are two types of data, fundamental and user defined data type. Fundamental data type में integer, float, character, void, bool और double. Integer 2 bit का डेटा होता है, बाइट सॉरी, float 4 बाइट का डेटा होता है, character 1 बाइट नहीं 1 टाइप ही है शायद, void nothing, bool 1 bit and then double 8 बाइट. ओके, बीट बाइट में कंफ्यूजन मत करना, जो ही वही लिखना, यहाँ पे बाइट ही होगा. ओके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप उसमें टाइप डेफ, स्ट्रक्ट, इनम और इनम सॉरी. ओके, प्रैक्टिस ऑफ सी प्रोग्राम. यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, कैलकुलेट एडिशन ऑफ 2 नंबर. आप देख लो, यहाँ पे भी प्रोग्राम लिखा है. आगे बढ़ते हैं. क्या है? ये सारे क्वेश्चन है प्रोग्राम के. आप एक क्वेश्चन यहाँ से देख लो या फिर प्रोग्राम्स के वीडियो पहले बनाए. अभी अगर प्रोग्राम्स का लेने गए तो पॉसिबल ही नहीं उतना. ऑपरेटर्स देखो. इट इज अ सिंबल दैट टेक वन और मोर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेट ऑन देम टू गिव वन और मोर आउटपुट. ओके, देन ऑपरेंड्स. इट इज नथिंग बट द वेरिएबल एक्सप्रेशन और वैल्यू. ऑपरेंड्स क्या है? एक तो वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है और वैल्यू. यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी में प्लस इज ऑपरेटर एंड ए एंड बी आर ऑपरेंड. Okay, following are different types of operator. First one is arithmetic operator, relational operator, logical operator, conditional operator, bitwise operator, unary operator, assignment operator. Okay, आप यहाँ पे देख लो. अभी मैंने आपको जो पहले चार्ट की डायग्राम दिखाई, नोटबुक के पेज का फोटो था देखो, उसमें यहाँ पे भी ऑपरेटर में इतने टाइप थे. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. मैं भी इसको बहुत फास्ट एकदम एक्सप्लेन करता हूँ. दे मस्ट बाइनरी ऑपरेटर एज दे टेक 2 ऑपरेंड एंड that operand must be numeric value. Okay, when both operand are integer then result is integer. अगर दोनों operand integer हुए तो result integer ही आता है. That means if an integer operand is divided by another integer then result is integer. That means
एन इंटीजर रिजल्ट ट्रंकेटेड बाय 0। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है और रिलेशनल ऑपरेटर कैसे होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में देखो लॉजिकल एंड दिस इज सिंबल फॉर लॉजिकल एंड, देन लॉजिकल और दिस इज सिंबल फॉर लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट दिस इज सिंबल फॉर लॉजिकल नॉट। सो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट सिर्फ यूनरी ऑपरेटर। अभी आप मुझे बताओ, सपोज ए एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू बी, सो इसका मीनिंग बताओ अभी आप मुझे, इसका मीनिंग क्या है? मैंने आपको अभी बताया लॉजिकल नॉट का सिंबल देखो, तो ये क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, अभी आप इसका बताओ, ए इक्वल्स टू बी, सो इसका क्या करोगे? ए इज इक्वल टू बी और ये क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन अभी आप इसका बताओ, ए डबल स्लैश बी, तो इसका क्या है? ए और बी। अभी इसका बताओ, ए ये दो एंड बी, इसका क्या है? ए एंड बी। ये सारे याद रखना, मतलब कंसेप्चुअल स्टडी करो, एक एक कंसेप्ट धीरे धीरे पढ़ो, आपको याद रहेगा। ओके, दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू जो सिंबल है वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, ये टेबल आप देख लो, कुछ नहीं इजी। देन यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, यूनरी ऑपरेटर के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड ही जरूरी है। देयर आर 8 यूनरी ऑपरेटर, 8 यूनरी ऑपरेटर है, उसमें यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, एड्रेस ऑफ, इनडायरेक्ट पॉइंटर, लॉजिकल नॉट, यूनरी प्लस। आपके सामने सारा का सारा टेबल और उसके मीनिंग है, आप यहाँ से राइट कर लो या फिर लर्न कर लो। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब आई प्लस प्लस, देन प्री इंक्रीमेंट, देन पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, सारे के सारे आप पढ़ लो। ओके, देन लेक्चर, हाँ ये चैप्टर का अभी कंडीशनल ऑपरेटर बाकी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक कंडीशन डिपेंड ऑन रिजल्ट, दे आर यूज इन प्लेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे। दिस इज टर्नरी हेंस इट टेक्स 3 ऑपरेंड, तो ये टर्नरी है तो इसके लिए 3 ऑपरेंड जरूरी है। सिंटैक्स देख लो आप, एग्जांपल भी आपके सामने है, मैंने लेक्चर में ऐसे भी एक्सप्लेन किया है। देन बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर और वंस कॉम्प्लीमेंट, दे आर बाइनरी ऑपरेटर। दिस इज टेबल। अभी ये क्वेश्चन आप आईएमपी कर लो डायरेक्ट, आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड और, मतलब लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड और, इनके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस क्या है? लॉजिकल एंड डिनोटेड बाय ये सिंबल, मतलब डबल एंड का सिंबल, और बिटवाइज एंड डिनोटेड बाय सिंगल एंड। लॉजिकल और डिनोटेड बाय डबल लाइन और बिटवाइज और डिनोटेड बाय सिंगल लाइन। ओके, कंडीशन आर यूज एज इनपुट, लॉजिकल एंड और में कंडीशन इनपुट की जगह पे यूज होते हैं। बिट फ्रॉम ऑपरेंड यूज एज इनपुट, मतलब बिट फ्रॉम ऑपरेंड इनपुट के लिए यूज होते हैं। ओके, आउटपुट इज ट्रू और फॉल्स, इन दिस केस बिटवाइज में आउटपुट इज 1 और 0। ये चार के चार पॉइंट आप डिफरेंस में याद रखो। ओके, क्वेश्चन 99% आपके एग्जाम में रहेगा, इस एग्जाम में नहीं तो जो सेमिस्टर फाइनल सेमिस्टर की जो एग्जाम होगी उसमें तो रहेगा ही। ओके ओके, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर। अभी पीपीटी स्विच करनी पड़ेगी। अभी हम किस पे आए थे? थर्ड चैप्टर इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अभी क्या है, रिवीजन ही चल रही है, इतना भी बड़ा नहीं कुछ, मतलब 45 मिनट तक हमारे तीनों चैप्टर एंड हो जाते शायद। ओके चलो, चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसे भी हम अभी 5-6 मिनट 5-10 मिनट में कवर कर लेते हैं। First one is statement. A statement is a collection of token and it is used to perform some action. Okay. C program has following statement. C program में अभी नीचे दिए गए सारे के सारे statement है. First one is null statement. So what is meant by null statement? A semicolon on a line is null statement and it does not perform any action. Semicolon on a line is a null statement. मतलब line के ऊपर semicolon ये null statement है and it does not perform any action. मतलब वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे सपोज ये प्रोग्राम लिखा है और इसमें एम्प्टी लाइन पे सेमीकोलन दिया है, तो ये क्या हुआ? नल स्टेटमेंट।
आगे बढ़ते, जंप स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल अनकंडीशनली, एग्जाम्पल गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू. देन लेबल स्टेटमेंट, this statement is used along with go to statement, they act as identifier to statement on the body of loop, एग्जाम्पल आपके सामने. ओके. Next, expression statement. It consists of an expression that ends with semicolon. It is also called simple statement. मतलब ये क्या करता है, एक्सप्रेशन कंसिस्ट करता है एंड एक्सप्रेशन किससे एंड होता है, सेमीकोलन से. एंड कंडीशनल क्या है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट. ओके. एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, और लास्ट में सेमीकोलन. मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन हो वो सेमीकोलन से एंड हो अगर हुआ तो वो क्या होता है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट. देन कंपाउंड स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्सप्रेशन एनक्लोज विथ कर्ली ब्रैकेट. ओके. जो ये कर्ली ब्रैकेट है इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट. यहाँ पे देखो, कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. देन कंट्रोल स्टेटमेंट, इट यूज कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. एग्जाम्पल, इफ ए ग्रेटर देन बी, दिस इज कंट्रोल स्टेटमेंट. दे ओके. नीचे का प्रोग्राम कुछ नहीं, वो जरूरी नहीं, सिर्फ मुझे एग्जांपल देना था. यहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम मैं नहीं ले रहा इस लेक्चर में, हम सिर्फ इसमें ये करेंगे, फिर ही देखेंगे. ये भी प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो लेक्चर देख लो, मैंने ऑलरेडी लिए. देन इफ स्टेटमेंट, इट इज टू वे डिसीजन स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स. इफ स्टेटमेंट क्या है, टू वे डिसीजन स्टेटमेंट है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स. मतलब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट, if else statement, this statement allows selecting one of the two variable option depending upon the output of the test expression. ओके. आपको अगर आया राइटर नोट या फिर डिफाइन इफ एल्स स्टेटमेंट तो आप ये लाइन लिख सकते हो. देन स्विच केस स्टेटमेंट, अभी स्विच केस स्टेटमेंट देखते हैं हम. सी हैज मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच केस. अभी स्विच केस क्या है, सी क्या है, मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट है, उसे हम स्विच केस कहते हैं. A case expression can be repeatedly used in switch case that it allows several action and choose one action to be executed at run time. ओके. आप ये नीचे की थ्योरी आप पढ़ लो एंड दिस इज सिंटैक्स फॉर स्विच केस. अभी व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखो. देन उसके बाद व्हाइल लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप. मैंने जब आपको डू व्हाइल लूप पढ़ा है तो मैंने क्या बताया था, डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है. मतलब नीचे जब लास्ट में आते हैं तब डू व्हाइल में कंडीशन चेक होती है. अभी व्हाइल लूप में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब हम इंटीजर ए बी देन उसके बाद प्रिंटफ स्कैनअप करते हैं, तभी व्हाइल लूप कंडीशन चेक करता है. तो व्हाइल लूप क्या हुआ, एंट्री कंट्रोल लूप. देन इन व्हाइल लूप कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही मतलब क्या हमारा प्रोग्राम है जो लूप है वो आगे एग्जीक्यूट होता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर आउट ऑफ लूप. मतलब ये प्रोग्राम कंटिन्यू कहाँ तक होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती. ओके. एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर आउट ऑफ लूप. इन द व्हाइल लूप इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन आर नेसेसरी. व्हाइल लूप में क्या होता है, ये सारे ऑपरेशन जरूरी मतलब नेसेसरी. ओके. ये भी प्रोग्राम्स के क्वेश्चन है. इफ एल्स के भी प्रोग्राम है. थ्री देखते, फॉर लूप. ओके. इट इज एंट्री कंट्रोल लूप. देन सिंटैक्स for loop. For loop execute initialization statement only one time. After that loop check condition, if it is true then body of loop is executed. For a while loop जैसे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती. देन फॉर लूप परफॉर्म इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स. ये प्रोसेस कहाँ तक चलती है, अगर जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक लूप एग्जीक्यूट होते ही रहता है. अदरवाइज व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स then the loop is terminated. Whenever condition becomes false then the loop is terminated. मैंने आपको अभी यही बोला. प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फॉर लूप, आप सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करो एक बार, क्योंकि पेपर में 3, 4, 5 मार्क्स के लिए प्रोग्राम आ सकते. डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में मैंने आपको अभी पहले बता दिया. वाइल लूप में इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप. द बॉडी ऑफ लूप डू वाइल स्टेटमेंट कंपल्सरी एग्जीक्यूटेड फॉर फर्स्ट टाइम. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन टेस्ट कंडीशन इज चेक in the while statement.
इफ कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। मतलब तीनों लूप में आप व्हाइल लूप लो, फॉर लूप लो, डू व्हाइल लूप लो, सब में कंडीशन ट्रू हुई तो ही लूप मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, लूप एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होती है लूप इज टर्मिनेटेड और प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। ओके, आगे बढ़ते। इसमें क्या है, प्रोग्राम सी है। ओके, एंड ऑफ all chapters, first three chapters. First chapter is problem solving aspects, second chapter is C fundamentals, third chapter is control structure। मैंने तीनों के तीनों चैप्टर पे डिटेल वीडियो लेक्चर्स बनाई है। हर एक चैप्टर के 5-5 6-6 वीडियो है, 10-10 12-12 मिनट के। अभी मैंने रिवीजन लेक्चर भी बनाया, ये लेक्चर शायद मुझे 35 मिनट या फिर 40 मिनट्स का होगा। ओके, सो आपको आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल 3 चैप्टर्स। ओके, एग्जाम में अच्छी तरह से लिखना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, फॉर नोट सेक्शन प्लीज डाउनलोड गूगल क्लासरूम ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड एंटर द कोड दैट गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिए गए वो आप गूगल क्लासरूम पे ऐप में डालो, आप वहां पे क्लासरूम में ज्वाइन कर लोगे, हो जाओगे। ओके, वहां पे आपको सारे तीनों चैप्टर के नोट्स वहां पे अवेलेबल है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक के भी नोट है, जो पाइथन है मैट्रिक्स अलजेब्रा में उसके भी नोट है, और स्टैटिस्टिक के भी नोट्स है, और सिलेबस भी जो फर्स्ट ईयर बीसीएस का है वो वहां पे अवेलेबल है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ही आज रुकते। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर क्लियरली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा बाय बाय।